तो चलिए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट है। सवाल पक्का ही आएगा, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। किन किन टॉपिक्स पर, किन किन सब टॉपिक्स पर आपको बहुत रिसर्च करके पढ़ना है, बहुत खींच के पढ़ना है, आज हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको इग्नोर किया जा सकता है, हम उसकी बात भी करेंगे और करेंगे इसके कुछ सवाल जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों आप सब जानते हैं, देयर आर 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल आर मेटल्स। सभी के सभी मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता, सेकंड पीरियड में कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, थर्ड पीरियड में कोई नहीं है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, फिफ्थ पीरियड में होते हैं, सिक्स्थ पीरियड में होते हैं, सेवंथ पीरियड में होते हैं। हर पीरियड में डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से 4 पीरियड्स में वो प्रेजेंट है, 40 एलिमेंट्स उसमें होते हैं। ठीक बात। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैक्सिमम एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब सर ये क्या होते हैं? आप सबने पढ़ रखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सबशेल कंप्लीट नहीं होता, चाहे एटॉमिक स्टेट हो, चाहे वो उसकी आयनिक स्टेट हो, चाहे वो एटॉमिक स्टेट हो, चाहे वो आयनिक स्टेट हो, डी सबशेल पूरा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब बात यह है कि 40 के 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों ट्रांजिशन नहीं होते हैं। उसमें से 36 एलिमेंट्स ही ट्रांजिशन है जिनका डी सबशेल पूरा भरा नहीं है। अगर किसी का आपको भरा भी दिखाई दे रहा होगा उन 36 एलिमेंट्स में, तो एटॉमिक स्टेट में दिख रहा होगा लेकिन आयनिक स्टेट में फिर नहीं दिख रहा होगा डी भरा हुआ। मेरी बात क्लियर है? जैसे कॉपर है, कॉपर में 3D में 10 है एटॉमिक स्टेट में, जब उसकी +2 वाली स्टेट में जाओगे तो वही 3D 9 हो जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? लेकिन 4 एलिमेंट ढीट हैं, वो कहते हैं चाहे हम एटॉमिक स्टेट में ले लो, चाहे मैं आयनिक स्टेट में ले लो, हमारा तो डी भरा रहेगा, हम नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी। वो है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपरनीशियम। फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में, सेवंथ पीरियड में। ठीक है, एंड वाले एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन नहीं होते, हालांकि डी ब्लॉक होते हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूं, ये फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं। इसमें 4 पीरियड्स होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये नेमिंग तो आपको पता है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है उसके हिसाब से होता है। ये फोर्थ पीरियड की सीरीज है, ये फिफ्थ पीरियड की सीरीज है, ये सिक्स्थ पीरियड की सीरीज है और सेवंथ पीरियड की सीरीज है। रही बात इसी कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, आपको 0 वाला केस भी मिलेगा, 1 वाला भी मिलेंगे। ठीक है, और डी में 1 से 10 तो आपको भरने ही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको पता है कि NS 0 वाला एक ही केस है और वो केस है PD प्लेडियम। ठीक है, बाकी आपको S1 वाले केस मिलेंगे। S1 एक्सेप्शन होता है क्योंकि हम चाहते हैं S में 2 रहे। ठीक है जी, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो पहली बात बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 3D सीरीज में कहां से लेकर कहां तक एलिमेंट है, 4D सीरीज में कहां से लेकर कहां तक है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स 5D एंड 6D। सिर्फ इतना नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है 3D सीरीज में वो कौन कौन से एलिमेंट है जिनके S में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4D में कौन कौन है, 5D में कौन कौन है और 6D में कौन कौन है। और वो जो एलिमेंट मैंने आपको PD बताया वो किस सीरीज से बिलोंग करता है जिसके S में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3D सीरीज 21 से 30 उसकी रेंज होती है, 4D सीरीज 39 से 48, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 एलिमेंट। 5D और 6D में प्रॉब्लम सी दिखती है आपको। 5D सीरीज में आप जाओगे तो 57th नंबर मिलेगा, उसके बाद सीधे 72 मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 58 से लेकर 71 F ब्लॉक का हिस्सा है, इन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इन बिटवीन 14 एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे जब 6D सीरीज में जाते हो तो 89th एलिमेंट मिलता है, फिर 14 एलिमेंट्स नहीं दिखते 90 से 103, क्योंकि वो F ब्लॉक का हिस्सा होते हैं, उन्हें एक्टिनोइड्स कहते हैं। फिर 104 से 112 तक होते हैं। एलिमेंट वाइज देखोगे, स्कैंडियम से जिंक, यट्रियम से कैडमियम, लैंथेनम हैफनियम से
मर्क्यूरी, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम से कॉपरनीशियम। ठीक है, ये होता है। रही बात एक्सेप्शंस की, तो 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, जिसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स में 3D सीरीज में S में 2 होते हैं। 4D सीरीज में आओगे तो 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्शंस हैं, जहां PD में S में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये वो वाला केस है। ठीक है, मतलब 4D सीरीज मतलब 5S में यहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है। सब में 5S 1 है, इसमें 5S 0 है। 5D सीरीज में 2 एक्सेप्शन है, और 6D सीरीज में एक रोइंटिजेनियम 1 एक्सेप्शन है, सेकंड लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये सब है, आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है इसकी प्रॉपर्टीज, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो पीछे मैंने करवाया है उसकी एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। व्हाट आर द कॉन्फिगरेशंस ऑफ द given series 3D 4D 5D 6D, where are the exceptions, what is general electronic configuration, how many elements are present in D block, from which period D block elements start to which period, how many elements are present in 5D series means 6th period, total element 6th period में कितने हैं, 7th period में कितने हैं, ये सब भी आपको ज्ञान होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। तो आप सबने पढ़ा होगा कि आप जब सीरीज में चलते हो, चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, 6D हो, तो साइज एज यूजुअल लेफ्ट से राइट डिक्रीज ही होता है। ठीक, लेकिन जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हो, सीरीज में चलते हो 3D में, 4D में, 5D में, 6D में, तो एज यूजुअल साइज डिक्रीज होता है, फिर मिड में आके साइज कांस्टेंट हो जाता है, और एंड में जाके एक्सट्रीम राइट में जाके साइज जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां 3D दिखाया हुआ है, तो आप स्कैंडियम से आयरन तक गए हो तो साइज डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज सिमिलर सा होता है, फिर एंड में साइज इंक्रीज हो जाता है। जिंक का साइज कॉपर से बड़ा है। ठीक है, अब 3D 4D 5D 6D, तो 6D भाई वैसे बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल नहीं होते हैं। तो अब मेन फोकस रखेगा 3D 4D 5D पे, और ज्यादा सवाल 3D पे, ये तो आप जानते हैं। तो 3D से बड़ा 4D होता है, और 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग सेम होता है। और ये कंडीशन आप जानते हो, 4D और 5D वाला जो मैचिंग है साइज का, 4D और 5D, इनका जो मैचिंग है वो ग्रुप 3 के बाद होता है। जो ग्रुप 3 होता है उसमें 3D का जो एलिमेंट होता है वो स्कैंडियम होता है, 4D का यट्रियम होता है, और 5D का La होता है। तो यहां तो साइज इंक्रीज होता है। फिर ग्रुप 4 से लेकर 12 तक 4D और 5D सीरीज का साइज बराबर होता है। ये लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, आप सब इसको जानते हैं। एफ ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम एफ ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ठीक है, डन। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इससे बहुत सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा सवाल है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, √n+2 बोहर्स मैग्नेटन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म कितना है कितना नहीं है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता लगता है। मोर विल बी द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, हेंस मोर विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मोमेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ऐसे निकालते हैं एन से। आगे आ जाओ। फिर आता है एलॉय फॉर्मेशन। तो आप सब जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज बनाते हैं। कुछ फेमस एलॉयज हैं जो प्लीज पढ़ के जाना। ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से बनता है, ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है, स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकल से बनता है, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल से मिलता है, गन मेटल कॉपर जिंक टिन से मिलता है, और ड्योर एल्यूमिनियम मिलता है कॉपर एल्यूमिनियम मैंगनीज से। तो आप देखोगे मैक्सिमम फेमस एलॉयज में कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर जिंक कॉपर टिन, ये वाली कॉम्बिनेशन आपको प्लीज याद कर लेनी है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये भी बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, इससे बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे पास एक कंपाउंड होता है जो हमने जनरली एटम से मिलकर ही बनाया है, एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया है। तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे एटम्स को ट्रैप किया जा सकता है, बीच में जगह छूट जाती है जब आप कंपाउंड बनाते हो। तो छोटे छोटे एटम जब ट्रैप हो जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को जो अभी बना है उससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं,
क्योंकि वो जो जगहें होती हैं जहां पर छोटे छोटे एटम्स ट्रैप होते हैं, दो स्पेसिस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। आई नो उसे वैकेंसी बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, लेकिन उसको इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते हैं, इन बिटवीन साइट्स। तो वहां छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो सकते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो आप खुद दिमाग लगाओ, पहले छोटे छोटे एटम्स ट्रैप नहीं थे, तो पहले वैकेंसी सी थी। अब छोटे छोटे एटम ट्रैप करवा दिए तो वैकेंसी काफी भर गई है। तो बिहेवियर में तो चेंज आया होगा। पेरेंट कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड अभी जो बनाया है, इसमें डिफरेंस तो होता होगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है तो हार्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कंपाउंड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाता है, वो रिएक्शन करना भूल जाता है, वो केमिकली इनर्ट हो जाता है। कंडक्टिविटी जैसी उसकी थी वैसे ही रहती है। ध्यान रखना, कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक नेचर का हो गया है। यहां पे मैंने आपको सामने 5 पॉइंट लिखे, आई थिंक पांचों में आप ये ध्यान रखो, सब में चेंजेस हैं। मेटेलिक कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ड हो गया है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, मान लिया है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी पे खास फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, वो रिएक्शन करना बंद कर चुका है, वो केमिकली इनर्ट हो गया है और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो गया है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हम किसी कंपाउंड को तभी बोलते हैं जब उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो एक्यूरेट, एग्जैक्ट नहीं होती। जब किसी की कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती तो उसको हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कह देते हैं। ये अभी अब ध्यान रखिएगा, इतना ही काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डेंसिटी वाला पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेंसिटी से सवाल बढ़िया बन सकता है। तो आपके सामने 3D सीरीज है, आपको उसमें डेंसिटी का एक ऑर्डर दिखा रखा है, प्लीज इसको याद कर लेना। मतलब एक रेगुलर ऑर्डर नहीं है। आप देखोगे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, यहां तक तो ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है निकल, कॉपर, जिंक। निकल और कॉपर का क्या है, बराबर है, और जिंक का जो है वो कम हो गया है। इसके अकॉर्डिंग तो जिंक का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जिंक का कम हो गया। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि 3D 4D 5D सीरीज, 3D 4D 5D सीरीज नीचे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओस्मियम और इरिडियम की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है डी ब्लॉक में। जहां अगर आप वैल्यू से देख रहे हो तो खास फर्क तो है नहीं दोनों में, इरिडियम स्लाइटली ज्यादा है डेंसर ओस्मियम से, ठीक है। ओस्मियम को तो वैसे भी जानते हो, ओस्मियम वो एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है अपने ऑक्साइड में। आई होप आपको ये पता है, ठीक है। डेंसिटी वाला पॉइंट याद रहेगा। 3D 4D 5D में 5D की डेंसिटी ज्यादा, जिंक की ज्यादा होनी चाहिए थी, जिंक की ज्यादा नहीं है, जिंक की कम है। और निकल कॉपर की लगभग एक सी डेंसिटी है। ओस्मियम इरिडियम की मैक्सिमम डेंसिटी है इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आगे आते हैं कलर्ड कंपाउंड्स में। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि कलर शो करते हैं क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे आप डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। जिस कलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये ट्रांसमिट करते हैं, और वही ट्रांसमिटेड कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। कैटालिटिक बिहेवियर आप जानते हैं, इससे भी कई बार सवाल पूछे हैं कि कैटलिस्ट ये क्यों है। तो भाई तुम्हें पता होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैटालिटिक बिहेवियर, 4 ऑप्शंस होते हैं, वैसे तो पकड़ में आ ही जाता है ऑप्शन, फिर भी कैटलिस्ट ये इसीलिए है क्योंकि इनका एक तो साइज छोटा होता है, दूसरा ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, है ना। ये 3 प्रमुख कारण होते हैं। इसको कंबाइन कर सकते हो आप 2 पॉइंट में, कि छोटा साइज होता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तभी कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, वो बात है। ध्यान रखिएगा, कैटालिटिक बिहेवियर इस कारण से होता है, छोटा साइज है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बना पाता है, इसलिए इसमें या इनके कंपाउंड्स में कैटालिटिक बिहेवियर होता है, ठीक है। प्लीज यहां से एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं कैटालिस्ट के, कलर्ड तो मैं चलो अभी आपको दिखा दूंगा, आगे टेबल भी है, कलर्ड कंपाउंड और ये कैटालिटिक बिहेवियर, जो कलर की एक टेबल दे रखी है वो, और जो कैटलिस्ट आपको एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्लीज उसको पढ़ के जाइएगा, घोट की पी लो ये तो, ठीक है ना। यहां से पूरे चांसेस हैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहां से सवाल पूछ ले वो, ठीक है, करके जाइएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो होती है वो एक नहीं बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती है। उसका कारण ये होता है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ये, कि इसका डी हम भर रहे होते हैं और एस भी
जीरो तो एक केस में होता है, ठीक है। तो एस में भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो क्या होता है, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, ये वाले भी करने लग जाते हैं। तो जब डी, इनर डी और आउटर एस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं अरे अरे इसके तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जैसे अगर आपको मैंगनीज याद हो, तो मैंगनीज में 3D में 5 होता है, 4s में 2 होता है। तो इसके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 7 तक चला जाता है, 7, 2s के 5d के पार्टिसिपेट जब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंगनीज 7 तक चले जाता है। क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज की, आप सब जानते हैं, वो +2 होती है। और आप चाहते हो कि कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, तो आपने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी होगी, जो सीबीएसई में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता था ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन स्टेबिलाईज करते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब अगर किसी एलिमेंट में घमंड है कि मैं तो नहीं शो करूंगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन का घमंड तोड़ देते हैं। खासकर ऑक्सीजन, खासकर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन से बेहतर है अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट को ले जाना है। मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ये सब आपने पढ़ रखा है, प्लीज करके जाइएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आइए आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर बहुत सारे होंगे तो इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और इंटरमेटेलिक स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D में मोलिब्डेनम, 5D में टंगस्टन, इनका अपनी सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके लिए मैंने स्पेशल एक चीज लिखी है, प्लीज इसको करना, कि अगर ग्रुप 3 की बात करें और ग्रुप 12 की बात करें, 3 की और 12 की, तो उसमें 3D सीरीज की मेल्टिंग पॉइंट 4D से ज्यादा है और 4D की 5D से ज्यादा है। अगर ग्रुप 3 की और ग्रुप 12 की, यानी स्टार्टिंग ग्रुप की और लास्ट ग्रुप की बात करें, तो 3D सीरीज वालों की, ग्रुप 3 वाले का और 12 वाले का जो डेंसिटी है वो 4D से और 5D से ज्यादा है। समझ गए आप? 3D सीरीज में कौन है स्टार्टिंग में, ग्रुप 3 में कैंडियम की डेंसिटी ज्यादा है येट्रियम से, उसकी ज्यादा है लैंथेनम से। और 12th में कौन है 3D सीरीज में, जिंक, जिंक की ज्यादा है कैडमियम से, कैडमियम की ज्यादा है मर्क्यूरी से। ठीक है, अगर 3 और 12 की बात नहीं है, 4 से 10 की बात है, मतलब ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 10 तक, तो फिर ये उल्टा हो जाता है ऑर्डर। ठीक, और एक ग्रुप बच गया, 3 12 हो गया, 4 से 10 हो गया, 11th बच गया। ग्रुप 11 में थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर होता है। कॉपर बिलोंग करता है 3D सीरीज को, और गोल्ड, गोल्ड बिलोंग करता है 5D को, और सिल्वर ये करता है 4D को। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है जी, कर लेंगे। 3D की डेंसिटी ज्यादा है, फिर 5D, फिर 4D, ये ग्रुप 11 की बात है। ग्रुप 12 की बात करोगे तो 3D की ज्यादा है, फिर 4D की, फिर 5D की। और 3 की बात करोगे तो भी वही है, 3D की ज्यादा है, फिर 4D की, फिर 5D की। और जो बीच में ग्रुप बच गए अब 4 से लेकर 10 तक, उसमें 5D की ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, फिर 4D, फिर 3D। क्लियर है मेरी बात? ठीक, फिर आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसका कोई ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन प्लीज 3D सीरीज पढ़ के जाइएगा। 3D सीरीज में आप देख रहे हो स्कैंडियम है, स्कैंडियम के बाद वैनेडियम है, वैनेडियम के बाद क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद टाइटेनियम है, टाइटेनियम के बाद मैंगनीज है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर कोबाल्ट है, फिर आयरन है, फिर जिंक है। जिंक की ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली। देखो इसको आप किस तरीके से पोयम बना के याद करेंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, शिकार, वीरप्पन, इस तरह करके आप कोई पोयम बना के इसको प्लीज कर जाइएगा। ठीक है, हाँ तो मैं इन कलर्स की बात कर रहा था, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो स्कैंडियम +3 में है, किसमें बच्चों स्कैंडियम +3 में, मैं बड़ा कर देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। अब क्लियर है मेरे हिसाब से? यस।
अगर आप देखोगे, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलरलेस है, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलरलेस है, डी में 1 है तो पर्पल है अगर टाइटेनियम है, डी में 1 है, वेनेडियम है तो ब्लू है, ठीक है। डी में 2 है, वेनेडियम है तो ग्रीन है, डी में 3 है, अगेन वेनेडियम है तो वॉयलेट है, डी में 3 है, अगला एलिमेंट क्रोमियम है तो वॉयलेट है, डी में 4 है, मैंगनीज है तो वॉयलेट है, डी में 4 है, क्रोमियम है तो ब्लू है, डी में 5 है, मैंगनीज है तो पिंक है, डी 5 है, आयरन है तो येलो है, और डी 6 है, आयरन है तो ग्रीन है। आगे देखते जाओ। प्लीज इसको करके जाना है एनसीईआरटी से उठा के, ठीक है ना। डी में 6 7 है, कोबाल्टी है तो ब्लू पिंक है, डी में 8 है, निकल है ग्रीन है, डी में 9 है, कॉपर है ब्लू है, और डी में 10 है, अनपेड नहीं है तो कलरलेस है। मतलब एक तो ये याद करना है कि डी में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डी 0 डी 10 वाली स्टेट है तो वो तो कलरलेस वाली स्टेट्स हैं। फिर एलिमेंट टू एलिमेंट कलर वेरी करता है, कुछ एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन मैच कर जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है उनका सेम कलर हो, तो ये भी मैटर करता है वो कौन सा एलिमेंट है। तो प्लीज इस टेबल को अच्छे से पढ़कर जाना, पीछे कर लेना वीडियो को, ठीक है। क्लियर है भाई। और एक चीज मैं ये चाहता हूँ आप एनसीईआरटी से ये पढ़ के जाएं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के पीछे 3 एंथैल्पीज हैं, वो आप जानते हैं। पहली सब्लिमेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों एंथैल्पी में हाइड्रेशन एंथैल्पी यू नो नेगेटिव होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी पॉजिटिव्स होती हैं। अगर सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम यानी पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रेशन से ज़्यादा आता है तो नेट टोटल एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू उन दोनों से ज़्यादा है तो नेट रिजल्ट नेगेटिव होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको पता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल 2 याद कर लो, एक तो +2 से न्यूट्रल और एक +3 से +2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जब +2 से न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, यानी जब +2 को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्षमता कॉपर में है, कॉपर +0.34। एक तो ये आपको याद रखना है। और +3 से +2 जाना है तो काफियों की वैल्यू पॉजिटिव है। तुम समझ गए ना कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है जी। अच्छा आयरन रह गया। अच्छा स्कैंडियम से शुरू नहीं है, सॉरी बच्चे, स्कैंडियम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना यहाँ, स्कैंडियम तो यहाँ है, स्कैंडियम के पास ये वैल्यूज नहीं है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो देखो निकल, कॉपर, जिंक के पास +3 वाली स्टेट नहीं होती है स्टेबल, इसलिए वो उनके पास वो वैल्यूज ही नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल्स की। और +2 से न्यूट्रल में जाओगे तो कॉपर के पास पॉजिटिव वैल्यूज है, बाकी सबके पास नेगेटिव वैल्यूज है। प्लीज एक बार ऑर्डर पढ़ के जाना है एनसीईआरटी से, ये कलर और कैटलिस्ट के एग्जांपल्स प्लीज करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अपने पास क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप यहां कर पाएंगे। बेयर्स रिएजेंट क्या है? 11th क्लास में हमने बेयर्स रिएजेंट याद किया था, आपको याद हो तो, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे अल्कीन्स का, तब पढ़ा था हमने स्पेशली इसको, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट KMnO4 सॉल्यूशन को बोलते हैं, लेकिन एसिडिक को नहीं बोलते, K2CR27 को नहीं बोलते, हॉट एंड कंसंट्रेटेड को नहीं बोलते, कोल्ड एंड डाइल्यूट को बोलते। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 एक्वस सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। अल्कीन को आप इससे ऑक्सीडाइज करते थे, आपको याद होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर? तो भाई देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो पूछ रहा है कि किस पेयर का सही है। तो म्यू जो होता है वो होता है √NN+2 BM, जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन मैच कर जाएंगे उस वही भी मैच कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 3rd एंड 4th। तो 3rd में कौन है? 3rd में टाइटेनियम और कॉपर,
तो मुझे बताओ, टाइटेनियम Ti में +3 है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? सर टाइटेनियम होता है 3d24s2, और अगर आप 3 दिखा दोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। कॉपर में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो कॉपर होता है सर 3d10 4s2, और अगर सॉरी 3d10 4s1, और अगर इसमें +2 दिखाओगे तो डी में 9 हो गए, डी में 9 हो गए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ठीक है, इसमें देख लेते हैं वी वाले में और सी यू, हम सब में ही चेक कर लेते हैं, बाद में आंसर मिला लेंगे। वी वाले में वैनेडियम, वैनेडियम का क्या होता है 3d3 4s2, ठीक है, और 2 आ गया +2, तो 4s2 गया तो 3d3, यानी n की वैल्यू 3, और Cu होता है 3d10 4s1 प्लस हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0। ठीक है, मैच तो नहीं हो रहा, यहाँ आ जाओ। Cr+2, Cr होता है 3d5 4s1, और अगर +2 की स्टेट में है तो 2 कम कर दो, कितना हो गया 3d4, n की वैल्यू 4 हो गई। Fe+2 होता है Fe 3d6 4s2, और 2 निकाल दिए +2 कर दिया तो 3d6 हो गया, 3d6 हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। ठीक है, अब आ जाओ Zn+2 पे। Zn+2 जिंक होता है 3d10 4s2, 2 कम कर दो 3d10, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, और 2 कम कर दिए 2 बच गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। किस किस का मैच कर रहा है चेक कर लो। ये कह रहा है थर्ड और फोर्थ, थर्ड टाइटेनियम वाला और फोर्थ वैनेडियम कॉपर वाला। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट मैच ही नहीं किया, फोर्थ तो देखना ही क्या। अच्छा, और है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां तो बराबर है, यहां बराबर नहीं है। फिर एक ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, यस यहां बराबर है, यहां भी बराबर है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। आया बेटा, जिसके n बराबर होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी बराबर होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैच कर रही थी तो इन दोनों का मैच कर गया, एक आंसर तो ये हो गया, और इन दोनों का आपस में मैच कर गया अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 1, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, 2024 का ही क्वेश्चन है ये, देखो 24 का क्वेश्चन है ये भी। ई नोड वैल्यूज दे रखी हैं, दे तो क्या रखी है, कंपेरिजन है कि Mn+3 से जब Mn+2 जाते हैं तो वैल्यू मोर पॉजिटिव है। आप सब जानते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा रिडक्शन है, बहुत अच्छा क्या है रिडक्शन है, बहुत अच्छा रिडक्शन मतलब +3 से +2 जो कन्वर्जन है वो इजी है, ये वो कहना चाह रहा है। चाहे Cr से कंपेयर कर लो चाहे Fe से कंपेयर कर लो, ये बात हो रही है Mn की, यानी Mn+3 से अच्छा है Mn+2। ऐसा क्यों? क्योंकि Mn+2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है सोच के देखो वो हाफ फिल्ड होती है, क्योंकि +3 से जब Mn+2 में जाएगा तो वो D5 हो जाएगा, तो कौन सा आएगा ऑप्शन D4 से D5, क्योंकि Mn+3 है D4 3D4 और Mn+2 है 3D5, तो D4 से D5 तुम सब जानते हो। ये वाला कन्वर्जन तो आसान नहीं है D5 से D4 बनाना, क्योंकि हाफ फील्ड चाहता नहीं अपने अंदर जल्दी चेंज लाना। D5 से D2 भी अच्छा कन्वर्जन नहीं है, हाफ फील्ड चाहता नहीं है। अब बच गया ये भी D5 हो रहा है और ये भी D5 हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि D4 से D5 है कि D3 से D5 है, तो अब सब जानते हैं यहाँ +3 से +2 है Mn, तो Mn की +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है D4 और Mn+2 वाली स्टेट में होता है D5, तो D4 से D5 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इज मोर देन Cu+ इन एक्वस सॉल्यूशन। आप जानते हैं Cu+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 और Cu+2 की होती है 3d9, तो हमें लगता है कि Cu+ बेटर है किससे, Cu+2 से, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से मिल जाती है, इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसलिए Cu+2 Cu+1 से बेटर है। तो ये कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी का है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+2 की ज्यादा होती है, उस वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट, एक बार सोच के करो, लगाओ दिमाग, 2023 का क्वेश्चन है।
ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सारे ऑक्साइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 3D सीरीज के वो आयनिक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन स्कैंडियम 2O3 टू Mn2O7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर स्कैंडियम की +3 आ गई और Mn की यहां पर +7 आ गई। तो कह रहा है 3 से 7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर V2O3 से V2O4 और V2O से V2O5 इंक्रीज होता है। ठीक, V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड्स टू गिव, ये तो एनसीईआरटी में भी लाइन है। तो ठीक है, तो ये तो साफ सुथरी एनसीईआरटी में लाइन है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। CRO बेसिक होता है और Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। यस, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन गिवन है? चेक करो, D एंड E। नहीं सर, A एंड E है। ठीक है, A एंड E है तो ये नहीं हो सकता। B एंड C है, B एंड C है। C एंड D है। इनकरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है। यस, तो शुरू से पढ़ते हैं। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। तो मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? आयनिक ही होते हैं, स्कैंडियम को छोड़कर, क्योंकि वो कोवेलेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें फिर से बोल दे रहा हूं, हमें ट्रू नहीं ढूंढनी, फॉल्स ढूंढनी है। ठीक है, मैं चला था ट्रू ढूंढने। और एक चीज और यहां पर मैंने नोटिस नहीं की कि ये VO4 -3 है। VO4 -3 तो V पे +5 हो गया। ठीक है ना, ये VO2 बनाता है। क्या बनाता है? VO2। VO के ऊपर +2, या तो ये स्टेट मिलती है आपको, या आपको मिलती है VO+2। ठीक बात, VO+2 जनरली मिलता है जब हम डालते हैं इसको किसमें डालते हैं बेटा? एसिड्स में डालते हैं V2O4 को। ठीक है, VO2 तो उसका मोनोमर होता है V2O4 का, फिर VO2 फर्दर टूटकर VO बनाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, डी वाली। तो डी वाली कौन कौन से में? B एंड D एंड C एंड D। तो ये ऑप्शंस नहीं है, हमें इनकरेक्ट ढूंढने हैं बस। अच्छा, बी वाली स्टेटमेंट बोल रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से Mn तक होती है। ये स्कैंडियम की 3 और Mn की 7। अब 7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती ही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो B एंड D वाला कॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया, C एंड D हो गया। बेसिक कैरेक्टर V2O3 से V2O4 कह रहा है इंक्रीज होता है, और V2O4 से V2O5 इंक्रीज होता है। सब जानते हैं गलत है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मोर विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, बेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, कर लेना। अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट, Cr+2 इज ऑक्सीडाइजिंग और Mn+2 इज रिड्यूसिंग। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो मुझे बताओ, Mn+3 D4 में है और D4 से D5 होना चाहता है। ऑब्वियस है, Mn+3 D4 है, और जब वो D5 क्यों बनना चाहता है? हाफ फील्ड स्टेट में जाना चाहता है। और अगर वो ऐसा हो गया तो +2 बनेगा। और सब जानते हैं +3 से +2 रिडक्शन है, +3 से +2 रिडक्शन है। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और इन्होंने बोल रखा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ऊपर से Cr+2 को तुम जानते हो, Cr+2 होता है 3D4। कितना होता है? 3D4। अब 3D4 से आप जानते हो Cr को कोई 3D5 नहीं बनना चाहता, वो 3D3 बनना चाहता है, क्योंकि 3D3 में हाफ फील्ड है T2G सबशेल। मुझे उम्मीद है तुम्हें आता है ये। क्रोमियम वाला केस आपको याद होगा कि वो D5 नहीं D3 बनना चाहता है बेटर। और मुझे बताओ, जो कोई अगर D4 से D3 बनना चाहता है, 4 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन जो करता है वो कौन सा एजेंट होता है बच्चों? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई थिंक आपको क्लियर है। तो ये उल्टा दे दिया इन्होंने, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, Scandium+3 कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम सब जानते हो वही कंपाउंड रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से जो डायामैग्नेटिक होते हैं। और Scandium+3 तुम जानते हो Scandium-21 नंबर पर आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस आर्गन 3D1 4s2। और +3 हो गया तो सिर्फ आर्गन बचेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या बन गया ये? डायामैग्नेटिक।
और जो डाया होते हैं वही रिपेल होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं बता दिया, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एडॉप्ट catalytic behavior. Yes, they adopt catalytic behavior due to variable or multiple oxidation states and to form complex. Yes, ये तो अभी पढ़ा है, this is true, लेकिन true नहीं ढूंढना, incorrect ढूंढना है। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like this are trapped inside crystal lattice. Yes, अभी पढ़ा है, जब छोटे छोटे atoms लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं तब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, तो ये ट्रू है। ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की CrO4-2 में और Cr2O7-2 में सेम नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लो 6 आएगी, और यहां पर भी चेक कर लो 6 आएगी। ये क्रोमेट आयन होता है, डाइक्रोमेट होता है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। ये कह रहा है सेम नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, और यही हमारा आंसर हो गया। यह भी पढ़ा है Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, क्योंकि ये जाना चाहता है किसमें? D4 से जाना चाहता है किसमें? D3 में, क्योंकि D3 होती है वो स्टेट जिसमें T2G सब शेल हाफ फिल्ड होता है। Cr वाला केस ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, मैंगनेट और परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये टेट्राहेड्रल क्यों है मैंगनेट और परमैंगनेट? तो मुझे बताओ, मैंगनेट होता है ऐसा, 4 ऑक्सीजन होते हैं उसमें टेट्राहेड्रल, ठीक है। MnO4 माइनस, एक माइनस होता है, बाकी के साथ डबल बॉन्ड होता है मैंगनेट। और परमैंगनेट 4 ऑक्सीजन उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें 2 माइनस होते हैं। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ऐसा क्यों है? तो तुम्हें याद होगा Mn अपना D यूज करता है, O अपना P यूज करता है। D और P की जो ओवरलैपिंग होती है उससे टेट्राहेड्रल बनता है। पढ़ दो कौन सा ऑप्शन है। जब पाई बॉन्डिंग बनाने जाते हो, जिन जो 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 O पाई से जुड़े हुए हैं, जब पाई बॉन्ड बनाना जाते हो तो मैंगनीज अपना ऑक्सीजन अपना D यूज करता है, मैंगनीज भी अपना D यूज करता है। नहीं यार, ऑक्सीजन अपना कब से D यूज करने लग गया? तो ये तो फॉल्स है। Pi bonding involves overlap of p orbitals of oxygen with d orbitals of manganese. Yes, there is no pi bonding. क्या बकवास है ये? pi bonding गलत। The pi bonding involves overlap of p orbitals of oxygen with p orbitals. नहीं नहीं नहीं, Mn अपना d यूज करता है और वो अपना p यूज करता है ड्यूरिंग pi bonding formation। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। 2019 का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, Mn वाला, प्लीज कर लेना। इसके लिए हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट सवाल था, सीबीएसई में भी है। जब सीबीएसई की आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन तब भी बहुत स्पेशल बताया जाता है जब आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यार ये तो सीधे एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन दे रखी है, मेरे हिसाब से 2 दे रखी है, लेकिन उसमें एक ही अलग है। न्यूट्रल मीडियम में जब MnO4 माइनस होता है तब आप जानते हैं वो किसी भी हेलोजन को, जैसे I माइनस को आयोडेट बना देता है, IO3 माइनस। तो I माइनस को, आयोडाइड को क्या बना देगा? IO3 माइनस, जब वो न्यूट्रल या वीक बेसिक मीडियम में होता है, याद होगा आपको। बाकी तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता किसी चीज को कन्वर्ट करने में, चाहे Mn अपने MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में हो चाहे न्यूट्रल मीडियम में हो। लेकिन जब हेलोजन आता है ना, तो तुम जानती हो अगर वो एसिडिक होता, अगर ये एसिडिक होता तब ये I माइनस को I2 बनाता, अगर एसिडिक मीडियम होता। लेकिन अगर वीक बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है तो फिर उसको I माइनस को आयोडेट बना देता है, IO3 माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये वाला बेसिक कैरेक्टर बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। एक तो लॉजिक ये होता है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, उतना कम बेसिक कैरेक्टर होता है। तो आप चेक कर लेना, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है। फिर दूसरी चीज़ होती है साइज पर डिपेंड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका मैच कर गया तो साइज का लॉजिक होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 10 क्वेश्चंस ये हैं और एक अच्छा खासा रिवीजन हमने किया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। आपको एनसीईआरटी से अब मैं आपको बता देता हूँ क्या रगड़ रगड़ के और रिसर्च के थ्रू पढ़ना है। एक तो कलर, जो कलर्स दे रखे थे,
दूसरा एक बार पोटेंशियल्स की एक बार ऑर्डर देख लेना है, +2 से न्यूट्रल वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल और +3 से +2 वाला रिडक्शन पोटेंशियल, दो चीज। तीसरी KMnO4 और K2Cr2 7 की जो रिएक्शन है, जो आप बोर्ड की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़े हो, उतना ही लेवल चाहिए इसको पढ़ने के लिए, KMnO4 K2Cr2 7 के लिए, काम चल जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको NCERT से रगड़ के पढ़नी है। बाकी जो मैंने रिवीजन करवाया एज इट इज आपको करना है, ये सवाल आप कर लेना, आपका काम हो गया डी ब्लॉक का। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।